मोर नंबर ऑफ मॉडल्स ऑल्सो, क्योंकि पेपर में नए नए नाम, नए नए मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं. ठीक है. सो ऑल द मॉडल्स whichever we are going to study, they will all be included under any of these three categories. ओके. आपके जितने भी मॉडल्स होंगे वो सारे या तो लीनियर में आएंगे, या फिर इंटरैक्टिव में, या फिर ट्रांजैक्शनल में. ओके. एंड दिस क्लासिफिकेशन टू अस वाज गिवन बाय एलेक्स फिश. उसने हमें कहा कि या तो आपका कम्युनिकेशन लीनियर होगा. लीनियर का क्या मतलब है? वन वे कम्युनिकेशन, विच मीन्स देयर इज अ सेंडर एंड अ रिसीवर, but there is no information coming in the other direction. एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन जाती जा रही है. दैट इज अ लीनियर और अ वन वे कम्युनिकेशन. इसी के और नाम क्या है? ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन, पाइपलाइन और कंटेनर कम्युनिकेशन. ओके. देन वी हैव इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन. अब कुछ बुक्स में इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल उल्टा भी लिखा है. ठीक है. बट वी आर गोइंग विद दीज टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, फर्दर जो मॉडल्स है इन कैटेगरीज के अंदर, हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. तो इंटरैक्टिव इज अ टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें सेंडर भी है, रिसीवर भी है, और साथ में क्या हो रहा है? एक फीडबैक भी मिल रहा है. तो ये क्या हो गया? द इंटरचेंज ऑफ रोल्स. अब इंटरचेंज ऑफ रोल्स को ध्यान से समझना. सेंडर, रिसीवर. नाउ व्हेनेवर द रिसीवर इज गिविंग सम फीडबैक, तो वो बोल के बताएगा ना कि मेरे को आपकी बात समझ में आ गई, राइट? तो इन दैट केस द रिसीवर विल बिकम द सेंडर, एंड द सेंडर इन दैट सिचुएशन विल बिकम द रिसीवर. तो यहाँ पे क्या हुआ? रोल्स इंटरचेंज हो गए. ओके. So in this type of communication, two-way communication is happening. Two-way information is being transmitted. So this is called a two-way communication or interactive और non-linear. Obviously, क्योंकि linear नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं चल रही, तो इसलिए हम इसको non-linear भी बोल सकते हैं. We can also call it circular. Circular में क्या हो रहा है? Again, roles interchange हो रहे हैं. और we can call it convergence communication. ठीक है. ये सारे नाम एक से है. ओके. हो सब में एक ही चीज रही है, दैट द इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन इन टू डायरेक्शन, जहाँ पे आपके सेंडर और रिसीवर का रोल इंटरचेंज हो रहा है. ओके. देन थर्ड वन इज ट्रांजैक्शनल मॉडल, इन विच न्यूअर टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड एंड देयर इज सम रिसोर्सफुल इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन दैट इज हैपनिंग. ओके. तो हम लोग ज्यादातर ट्रांजैक्शनल मॉडल आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं. ठीक है. तो अभी हम लोग जब स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शनल, तो आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं कि वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पे हो रहा है और कैसे हो रहा है. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्दर मॉडल्स. इसमें आप ये टेबल, समरी टेबल है एक तरीके से, इसको आप रेफर कर सकते हो, जिसमें ये सारे मॉडल्स हम लोग लीनियर में पढ़ेंगे. देन ये सारे मॉडल्स इंटरैक्टिव में, एंड अदर वंस वी विल बी स्टडिंग इन दी ट्रांजैक्शनल मॉडल. ठीक है. अब इनके ईयर्स भी याद रख लेना. अभी तक पूछे तो नहीं गए हैं, बट यू नेवर नो दैट दे में आस्क यू. इस बार हमने जो देखा था, 4 मॉडल्स पेपर में आए थे. एक आई थिंक शैनन वीवर का मॉडल था, एक लैसवेल का था, एक वेल्सले का था, और एक और मॉडल था, शायद यही वाला था, वॉट्सलाविक का मॉडल. ठीक है. तो ये दो हम लोग पहले नहीं पढ़ते होते थे, बट नाउ आई हैव इंक्लूडेड सो दैट एटलीस्ट एक बार आप गो थ्रू कर लोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेटर. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लीनियर मॉडल. लीनियर मॉडल में सबसे पहले बात करते हैं एरिस्टोटल के मॉडल की. ठीक है. एरिस्टोटल का मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड द रिटोरिक मॉडल. ओके. रिटोरिक का क्या मतलब होता है? द आर्ट ऑफ परसुएशन. परसुएड करने का क्या मतलब होता है? टू इन्फ्लुएंस समवन. ठीक है. आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कुछ काम करने के लिए. ठीक है. जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग में होता है. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ पॉलिटिशियन हु इज ट्राइंग टू परसुएड पीपल कि उनको वोट दिया जाए. So that is also being rhetoric. ठीक है. Because they are using the art of persuasion to influence the people. अब ये एरिस्टोटल का मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट मॉडल, लीनियर मॉडल है, जिसमें क्या हो रहा है? देर इज द सेंडर और द स्पीकर, उसको हम रिटोर भी बोलते हैं,
and they are giving a message or a speech to the receiver or the listener, जिसको हम rhetorician भी बोलते हैं. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज मैं बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है वर्ड सेंडर स्पीकर ना लिख के रिटोर एंड रिटोरिशियन लिख के आए. ठीक है, तो जहां पे भी वर्ड रिटोरिक आपको दिख जाता है दैट इज एसोसिएटेड विद एरिस्टोटल्स मॉडल. ओके, तो दूसरा नाम हमने समझ लिया, रिटोरिक मॉडल है. रिटोरिक का मतलब क्या है? द आर्ट ऑफ परसुएशन. एंड नाउ दिस इज अ स्पीकर सेंटर्ड मॉडल, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, ओनली द स्पीकर इज एक्टिव हियर, और जो रिसीवर होता है वो पैसिव रोल प्ले कर रहा होता है. पैसिव रोल मतलब वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा. ठीक है, हम लोग ये मॉडल बेसिकली परसुएशन के लिए ही यूज करते हैं. ओके, नाउ सी दिस इज हाउ द प्रोसेस इज गोइंग फ्रॉम द स्पीकर, सेंडर और रिटोर से लेकर मैसेज किसको जा रहा है? रिसीवर को या ऑडियंस को या लिसनर को या रिटोरिशियन को. ओके, सो ये पर्टिकुलरली परसुएसिव कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं, लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं, उन केसेस में हम लोग रिटोरिक मॉडल यूज करते हैं, या फिर यू कैन से एरिस्टोटल का मॉडल हम यूज करते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. You have to be very quick to answer so that we can proceed further. Yes. Yes, okay. अब इसी एरिस्टोटल ने हमें परसुएशन के बारे में बताया. ठीक है, सो वी हैव थ्री आर्टिस्टिक प्रूफ्स और यू कैन से थ्री मॉडल्स ऑफ परसुएशन. ओके, जिसमें हम लोग लेते हैं सबसे पहला इथॉस. इथॉस क्या होता है? जिसमें हम क्रेडिबिलिटी या ऑथेंटिसिटी पे विश्वास करें. ठीक है, यानी किसी को परसुएड करने के लिए क्रेडिबिलिटी या ऑथेंटिसिटी का यूज किया जा रहा है. यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल्स दैट आई डू टेक एवरी टाइम इज कि मान लो कोई आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ रहा है. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ही मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि परसुएड करने का सबसे अच्छा तरीका एडवर्टाइजमेंट ही होता है. ओके, अब आपके पास कोई एडवर्टाइजमेंट है जिसमें कोई ऑथेंटिक फिगर, जैसे कि कोई क्रिकेटर किसी बैट को एडवर्टाइज कर रहा है. ठीक है, या फिर कोई शेफ है जो किसी पर्टिकुलर खाने के ब्रांड को एडवर्टाइज कर रहा है. तो अगर कोई ऑथेंटिक फिगर वहां पे आ जाती है तो उस प्रोडक्ट के साथ उसकी क्रेडिबिलिटी ऐड हो जाती है. ठीक है, हमें लगता है कि ठीक है वो क्रिकेटर उस बैट को यूज कर रहा है तो वो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा. ठीक है, this is called ethos. So whenever you are using authenticity or credibility of the person to persuade the receiver or the audience, that is called ethos. Then we have pathos. Pathos में क्या involved होता है? Emotions. Emotions जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंश्योरेंस के एड्स आते हैं. ठीक है, तो वो उसमें क्या बोलते हैं? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, है ना? तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दैट इवन इफ यू डू नॉट एग्जिस्ट, आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली का टेक केयर किया जाएगा. ठीक है, तो ये पैथोस क्या यूज कर रहा है? इमोशनल अपील. ठीक है, देन वी हैव लोगोस विच इज यूजिंग लॉजिक, फैक्ट्स और फिगर्स टू परसुएट द पीपल. यानी अपील कैसी है इसकी यहाँ पे? रैशनल अपील. ओके, वो कह रहा है कि यू बाय अ प्रोडक्ट क्योंकि इसने 70% या 90% लोगों पे अपना असर दिखाया है एंड इट हैज बीन सक्सेसफुल. ओके, सो दैट इज द रैशनल अपील. यानी वो लॉजिक को या फैक्ट्स या फिगर्स को यूज कर रहा है टू परसुएट द पीपल. ठीक है, तो एरिस्टोटल ने कहा कि रिटोरिक मॉडल यूज होगा, यानी परसुएसिव पावर यूज होगी, और किसी को परसुएड करने के लिए हम लोग या तो ईथोस या फिर पैथोस या लोगोस का यूज करते हैं. बताओ, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, यस, ma'am. ओके. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड मॉडल. वो भी लीनियर मॉडल के अंडर ही आता है. इट इज लैसवेल्स मॉडल. 1948 में आया था. इसी का दूसरा नाम क्या है? लैसवेल फॉर्मूला और बिहेवियरिस्टिक अप्रोच. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम आपने अभी वन वे मॉडल में लेक्चर मेथड को भी बोला ना कि वो वन वे हाँ मॉडल जी. है. तो मैम हाँ जी. वो टीचर सेंट्रिक नहीं हो जाएगा फिर? हाँ, तो टीचर कौन है? स्पीकर ही तो है. नहीं मतलब वो वैसे हम्म. मतलब लेक्चर मेथड वन वे मेथड लिया जाता है उसको. इट इज नॉट हाँ जी. हेल्पफुल राइट? इट इज नॉट.
helpful. No, see, we are not talking about how effective that thing is, है ना? Okay. लीनियर मॉडल में हमेशा फीडबैक हमें नहीं मिलता है, तो Okay. डेफिनेटली वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पे मास मीडिया इन्वॉल्व है ना, हमें एक इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक देनी है, तो वहां पे हमें फीडबैक की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ इफ Okay. गवर्नमेंट वांट्स टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो फीडबैक के लिए वेट नहीं कर सकता हर पर्सन से। इन दैट केस वी यूज लीनियर मॉडल्स, ठीक है। सो ऑल्दो फीडबैक हमें नहीं मिलता, फीडबैक हमें बाद में मिलता है, लेटर ऑन कोई फीडबैक दे तो हमें रिसीव हो जाएगा, मे बी हो या ना हो वो भी श्योरिटी नहीं होती। तो लीनियर मॉडल के अपने ड्रॉबैक भी हैं, बट इन ऑल द केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज द इंटरएक्टिव मॉडल, है ना। हमेशा हम हर बंदे का फीडबैक नहीं ले सकते। So in that case, wherever mass communication or public speaking is involved, we will always go with linear model. ठीक है मैम. Okay, all right. Now this is the second model, which is Lasswell's model. 1948 में आया था। इसी का दूसरा नाम Lasswell formula और behavioristic approach. Now this model is involved in asking 5 questions. Who says what, in which channel, to whom, with what effect. Now यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि इफेक्ट का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था। इट वॉज दी लैसवेल्स मॉडल। ओके, अब वो पूछ क्या रहा है, ये 5 क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है, टू गेट दी आंसर्स। हु यानी किसने कम्युनिकेट किया, किसी कम्युनिकेटर ने या स्पीकर ने या सेंडर ने। सेज व्हाट यानी इट इज टॉकिंग अबाउट द मैसेज, क्या मैसेज था। इन विच चैनल, इट इज टॉकिंग अबाउट द मीडियम, किस तरीके से मैसेज को कन्वे किया गया। और किसको किया गया, इट इज टू द रिसीवर। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, रिसीवर पे क्या इफेक्ट हुआ, दैट इज ऑल्सो बींग आस्क्ड बाय लैसवेल। ठीक है, इसीलिए इस इफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम इस अप्रोच को बिहेवियरिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं, कि हमारा मैसेज कन्वे करने से किसी के बिहेवियर में क्या चेंज आया, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। सो दिस वाज लैसवेल्स मॉडल। आई होप दिस इज क्लियर। Yes. Yes? Okay. Now, the next model is Claude Shannon and Warren Weaver model. 1949 में आया था। Now, this model is also called the mathematical model of communication. ठीक है, अब इसमें this model is involved with the visual model of communication, जिसमें आप telegraphic form of communication की भी बात कर सकते हो। हम लोग क्यों टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन या टेलीग्राफ्ड कम्युनिकेशन इसको बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है नॉइज का, विच वॉज इन्वॉल्व। इसका सीरीज वही चल रहा है कि सोर्स था यानी सेंडर था, उसने मैसेज दिया, मैसेज ट्रांसमिट हुआ वाया अ चैनल और अ मीडियम टू द रिसीवर, एंड रिसीवर वॉज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। ठीक है, लेकिन चैनल में कहीं ना कहीं बीच में नॉइज आ जाती है। तो नॉइज क्या है, नॉइज इज एनी एक्सटर्नल और योर इंटरनल इंटरफेरेंस जो आपके मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है, इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द क्लैरिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज वाया इट्स ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन और इट्स ड्यूरिंग द टाइम इट इज बीइंग रिसीव्ड बाय द रिसीवर। या तो रिसेप्शन के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी या ट्रांसमिशन के टाइम पे ही प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो एनी डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट, एनी डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बना रहा, दैट इज कॉल्ड द नॉइज। ठीक है, अब इसमें शैनन एंड वीवर ने 3 मेन एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात की थी while they were talking about their model। सबसे पहला आता है टेक्निकल एस्पेक्ट, जिसमें वो कहता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट इज गोइंग टू इंश्योर एक्यूरेट ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द मैसेज, यानी मैसेज वाया अ चैनल अच्छे से ट्रांसमिट होना चाहिए एंड उसी चैनल के थ्रू अच्छे से रिसीव होना चाहिए बाय द रिसीवर। दूसरा एस्पेक्ट उसने इंक्लूड किया सिमेंटिक एस्पेक्ट। तो सिमेंटिक विल इंश्योर कि क्लैरिटी अच्छे से है और करेक्ट इंटरप्रिटेशन हो रहा है मैसेज का वाया द रिसीवर। ओके, देन इफेक्टिवनेस एस्पेक्ट ऑल्सो दैट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें उसने कहा कि हम जो डिजायर्ड इम्पैक्ट चाहते थे ऑन द रिसीवर वो हुआ या नहीं हुआ। These are the 3 aspects that were considered in the Shannon and Weaver's model.
ओके, नाउ शैनन एंड वीवर का मॉडल इनिशियली वाज अ लीनियर मॉडल, लेकिन देयर वाज अ पर्सन नॉर्बर्ट विनर जिसने फीडबैक का कॉन्सेप्ट बाद में इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके हेल्प से हमारे पास एडवांस्ड स्क्रैम मॉडल आया और उसने लीनियर मॉडल से उसको सर्कुलर मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आपका हमने डिवीजन देखा, इसमें हम लोग शैनन एंड वीवर मॉडल को तो लीनियर मॉडल बोलते हैं, लेकिन जो हमारा एडवांस्ड स्क्रैम मॉडल है जिसमें फीडबैक भी इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज गिवन, दैट इज व्हाट वी टॉक इन द इंटरएक्टिव मॉडल एंड नॉट इन द लीनियर मॉडल। ठीक है, तो जब हम इस मॉडल पे आएंगे, इन दोनों मॉडल्स में ही फीडबैक के बारे में हम बात करेंगे, दोनों ही स्क्रैम इन्वॉल्व है दोनों में। ठीक है, एंड इन बोथ ऑफ दीज मॉडल्स वी विल टॉक अबाउट द फीडबैक लूप दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड। बट जब हम लीनियर मॉडल की बात कर रहे हैं, शैनन एंड वीवर व्हेन दे वर टुगेदर, उन्होंने लीनियर मॉडल ही दिया था। ठीक है, उन्होंने फीडबैक का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था अपने मॉडल में। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, ma'am. Yes. यस, Yes, ओके। ma'am. अब इसी मॉडल के अंडर हमारे पास कुछ एक दो टर्मिनोलॉजीज है दैट यू मस्ट नो। सबसे पहला आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी वर्ड आपने शायद अभी पेपर में भी देखा होगा, दैट वर्ड वाज देयर, है ना। एंट्रोपी क्या होता है? द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रैंडमनेस इन अ मैसेज और ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। मतलब कितना डिस्टॉर्टेड या कितना खराब आपका मैसेज है, उसको मेजर करने के लिए वी हैव एंट्रोपी। ओके, नाउ व्हेनेवर देयर इज नेगेटिव एंट्रोपी यानी लो एंट्रोपी, यानी आपका मैसेज उतना अच्छा होगा। ठीक है, हम चाहते हैं ना कि हमारा मैसेज कम से कम डिस्टॉर्टेड हो, कम से कम डिग्री ऑफ रैंडमनेस हो उसमें, ताकि हमारा मैसेज वेल स्ट्रक्चर्ड बने एंड उसमें रैंडमनेस कम हो। ठीक है, जितना कम आपका खराब होगा मैसेज, उतना बेटर अच्छे से वो कन्वे हो पाएगा। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू हैव पॉजिटिव और हाई एंट्रोपी, यानी उतना ज्यादा आपका मैसेज खराब है, डिस्टॉर्टेड है, उसमें रैंडमनेस है, एंड देयर विल बी लो डिग्री ऑफ ऑर्डर, एंड विच मीन्स आपका मैसेज उतना वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, खराब होगा। ठीक है, एंड देन वी हैव relative entropy. Relative entropy क्या होता है? It is the ratio of actual entropy of the message to the maximum possible entropy. मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना खराब हो सकता है एंड अभी फिलहाल कितना खराब है आपका मैसेज, इन दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज relative entropy. ठीक है, तो एंट्रोपी अल्टीमेटली क्या हो गया? द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिस्टॉर्शन इन योर मैसेज, दैट इज एंट्रोपी। नेक्स्ट टर्म इज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है? द एक्स्ट्रा एंड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इन योर मैसेज। अब ये मैं टर्म्स क्यों आपको बता रही हूँ, डायरेक्टली आपको कोई नहीं पूछेगा कि इस टर्म का मीनिंग क्या है, बट वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में बीच में कहीं ऑप्शंस में इंक्लूड कर देते हैं या क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इंक्लूड कर देते हैं, तो वहां पे हम अटक जाते हैं। ठीक है, तो यू मस्ट नो द टर्मिनोलॉजीज ऑल्सो। तो रिडंडेंसी क्या हुआ? द एक्स्ट्रा एंड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इन योर मैसेज। देन वी हैव द चैनल कैपेसिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि एक मीडियम या एक चैनल कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड द चैनल कैपेसिटी। ठीक है, नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस यूनिट टू यू, ठीक है, अब मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है 1 आवर का या 2 आवर का, तो उसमें मैं कितना इंफॉर्मेशन आपको सक्सेसफुली दे सकती हूँ, दैट इज द चैनल कैपेसिटी। ओके, अब मैं 2 घंटे में पूरा यूनिट नहीं करवा सकती, तो उसमें क्या होगा? आपका चैनल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। एज एन आपने कम टाइम में बहुत इंफॉर्मेशन दे दी, तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि लोग उतना या एज स्टूडेंट्स आप इतना इंफॉर्मेशन नहीं रिसीव कर पाओगे। समझ आया? Yes. यस, ओके, Yes, ma'am. perfect. Now we are moving to the next model, which is Berlow's SMCR model. This is the last model of the linear form of communication और सबसे सिंपल मॉडल है। क्या कह रहा है ये? कि आपका सोर्स है या सेंडर है, उसने मैसेज दिया, मैसेज गया वाया अ चैनल टू द रिसीवर। ठीक है, दिस इज द SMCR मॉडल। अब
सोर्स की क्वालिटीज बता दी उसने, मैसेज की क्वालिटी बता दी, चैनल की क्वालिटी बता दी और रिसीवर की क्वालिटी बता दी। तो हमने कल जब अपने एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के क्वालिटीज पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उसमें हमने इन सब चीजों के बारे में बात की थी, राइट। अब जैसे सोर्स है या सेंडर है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी वो इंफॉर्मेशन दे पाएगा। शुड बिलोंग टू अ गुड सोशल सिस्टम, एंड वो खुद भी उस सोशल सिस्टम को बिलोंग करेगा, तभी वो करेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकता है। एंड द कल्चर विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। यही सेम क्वालिटीज आपके रिसीवर की भी होती है, ठीक है। फिर हमने मैसेज की क्वालिटी बताई, कोड, कंटेंट, ट्रीटमेंट, उसके अलावा द एलिमेंट्स ऑफ द मैसेज, right, or the structure which is same as your code. All of these are the characteristics of your message. Then channel can be कि आपने सुना उसको एंड देन ट्रांसमिट किया। टच इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ टेलिंग सम इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग वर्बल एंड नॉन वर्बल के बारे में बात करेंगे, उससे भी आपको पता लग जाएगा हाउ टच कैन बी टेकन एज अ चैनल। Then how you are seeing the information, that is also a channel. You are smelling something, tasting something, so all of these senses are your channel of transmitting information. आप मुझे सुन रहे हो तभी आपको मैसेज रिसीव हो रहा है ना, right? So that is also one channel or one medium of communication. ठीक है, so this was the SMCR model by Berlow and it was given in 1960. बताओ, क्लियर है? Yes. Yes. Okay. Then we have the interactive model. ठीक है, अब इंटरैक्टिव में हमने क्या कहा कि इट वॉज अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, टू वे प्रोसेस यानी मुझे एज अ सेंडर आई एम गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर, एंड व्हेन यू रिसीव द इंफॉर्मेशन यू देन स्विच योर रोल टू अ सेंडर और आप मुझे एक फीडबैक दोगे। तो द सेंडर एंड रिसीवर आर रेसिप्रोकेटिंग देयर रोल, दे आर इंटरचेंजिंग देयर रोल। ठीक है, अब इसमें हमने किस किस चीज के बारे में बात करनी है। देयर इज अ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, व्हाट द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज। देन वी हैव एनकोडिंग एंड डीकोडिंग टेकिंग प्लेस। एनकोडिंग कौन करता है मैसेज की? हु इज द एनकोडर? रिसीवर नहीं मैम, Sender. एनकोडर, Sender. सेंडर सेंडर सेंडर। सेंडर, सेंडर, करेक्ट। तो Sender. जब भी आपके पास, करेक्ट, जब भी आपके पास वर्ड एनकोडर लिख के आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, एनकोडर इज द सेम एज सेंडर और द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसी तरह डी कोडिंग कौन करता है? रिसीवर। तो डी कोडर हम किसको बोलेंगे? द रिसीवर और द ऑडियंस। ओके, देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या था? द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन अ मैसेज विच इज नॉट रिक्वायर्ड। देन वी हैव फीडबैक। फीडबैक हमने कहा इट वॉज अ फॉलो अप, है ना। हम लोग रिसीवर से पूछेंगे कि आपको इंफॉर्मेशन क्लियरली समझ में आई, जिस इंटेंशन से सेंडर ने भेजा था उसी इंटेंशन से आपने रिसीव किया या नहीं किया, दैट इज द फीडबैक। एंड देन अनदर एलिमेंट इज नॉइज। नॉइज भी हमने बात की, क्या होता है नॉइज? इट इज द डिस्टर्बिंग डिस्टर्बेंस। एलिमेंट, करेक्ट, द डिस्टर्बेंस और द डिस्टर्बिंग एलिमेंट इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गए 5 एलिमेंट्स आपके ऑस्गुड एंड क्रैम सर्कुलर मॉडल के। सर्कुलर क्यों बोल रहे हैं? व्हाई आर वी सेइंग इट एज अ सर्कुलर मॉडल? ऑस्गुड एंड क्रैम तो थ्योरिस्ट का नाम हो गया, सर्कुलर क्यों बोल रहे हैं इस मॉडल को? Because इसमें feedback आ रही है. करेक्ट, क्योंकि एक हमें circular फीडबैक मिल रहा है। करेक्ट, क्योंकि हम सर्कुलर किसको बोलते हैं? जहाँ पे आपको फीडबैक मिलता है, टू वे कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट अ circular model. Now let's talk about the field of experience. Field of experience is also called the psychological frame of reference. ठीक है, अब इसमें होता क्या है? It is the common field of understanding between the sender and the receiver. ठीक है, अब दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो उनके बीच में कुछ तो कॉमन होना चाहिए so that they can interact with each other. Maybe their experience is common, culture is common या background is common. कुछ तो कॉमन हो उनके बीच में so that वहां पे overlapping हो and they can communicate with each other. कम्युनिकेशन ज्यादा स्मूथ कब होती है? when the sender's field of experience and the receiver field of experience is overlapping. ठीक है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी
उतनी ज्यादा चीजें उनके बीच में कॉमन होंगी एंड more smooth and more effective the communication will be. अगर ओवरलैपिंग कम होगी तो वो लोग उतना इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एंड दैट विल लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स और दैट विल लीड टू वेरियस टाइप्स ऑफ नॉइज. वेरियस टाइप्स ऑफ नॉइज का मतलब बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है. हो सकता है कल्चरली हम सेम फील्ड में नहीं है, सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में नहीं है, तो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस रहेंगे, ठीक है, या फिर हमारा बैकग्राउंड सेम नहीं है, या फिर वी आर नॉट स्टडिंग द सेम सब्जेक्ट, तब भी हमारा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग हो जाएगा. और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या फिर आपका बोला या मेरा बोला आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है. बताओ, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्लियर है सबको? हाँ जी, Yes, क्लियर है. ma'am. Yes, ma'am. मैम इसमें क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा? हाँ जी, मैम इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन इसमें बहुत सिंपल आएगा. फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बात कौन से मॉडल में हुई है, द अदर नेम ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कैन बी आस्क्ड, then they can ask you or give you a situation where there is very minimum overlapping between the field of experience between the sender and the receiver. तो क्या क्या बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं, वो 4-5 ऑप्शन या कोडिंग वाले क्वेश्चन में उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है. Yes, ma'am. Okay. Then we are moving to the next model, Scram's advanced model of communication. तो मॉडल तो वही पिछले वाला ही है, ठीक है, जिसमें हमने बात करी कि हाउ स्क्रैम एंड हु वाज द अदर पर्सन, वीवर, स्क्रैम एंड वीवर ने अपना पूरा मॉडल क्रिएट किया जिसमें नॉइज भी इंक्लूडेड था, ठीक है. देन इट वाज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. हमें बहुत सिंपली पता लग गया कि देयर वाज अ सेंडर जिसने इंफॉर्मेशन दी, ट्रांसमिट हुई, मैसेज हुआ, ट्रांसमिट हुआ, वाया अ चैनल गया, रिसीवर तक पहुंचा एंड फाइनली द डेस्टिनेशन. तो बहुत ही सॉर्टेड फ्रेमवर्क था, ठीक है. Then it has also included and given some reference to verbal and non-verbal and some technological meaning, ठीक है, जिसमें उसने कहा टेक्नोलॉजी की बात क्यों हुई इसमें बीच में, क्योंकि नॉइज आ जाता है, ठीक है. तो देर कैन बी सम टेक्नोलॉजिकल नॉइज और टेक्नोलॉजिकल बैरियर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल वी आर कम्युनिकेटिंग वाया एन ऑनलाइन मीडियम, ओके. तो हो सकता है कि मेरे नेटवर्क या आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाए, तो वहां पे टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है. देन इंक्लूजन ऑफ नॉइज, हमने बात की कि नॉइज का कॉन्सेप्ट क्रैम ने दिया था. देन इंक्लूजन ऑफ द फीडबैक लूप, तभी हमने कहा कि फीडबैक जैसे ही आ जाता है वो एक सर्कुलर मॉडल बन जाता है, ठीक है. तो वही क्रैम एंड वीवर का जो मॉडल था उसी को एक्सटेंड करके जब हमने फीडबैक इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट बिकेम द एडवांस्ड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है. देन मीडिया इफेक्ट्स, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सोशल डायनामिक्स, ये सब तो इंक्लूड होंगे ही, बिकॉज इट इज टॉकिंग कि हाउ द रिसीवर इज गोइंग टू रिसीव द इंफॉर्मेशन. तो वहां पे ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करती ही है, राइट. और ये चीज हमने पर्सपेक्टिव्स में भी समझा कि रिसीवर इंफॉर्मेशन किस परसेप्शन से रिसीव कर रहा है, उसमें ये सब चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, ओके. तो अभी हम जब आगे थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे उसमें भी यही समझेंगे कि कहीं ना कहीं मीडिया या मीडियम बीच में आ जाता है, या फिर कई बार कल्चर बीच में इंटरफेयर करेगा, या फिर सोशल डायनामिक्स कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेंगे एंड विल अफेक्ट हाउ द रिसीवर इज गोइंग टू रिसीव द इंफॉर्मेशन. आई होप दिस इज क्लियर. सिंपल है. Yes. Yes. Okay. Then we have cats and lizards fed model. बहुत सिंपल मॉडल है ये भी, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें. वो सिंपली एक बात कहता है कि जब भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, स्पेशली वेन एवर देर इज मीडिया इन्वॉल्व, ठीक है, मान लो टेलीविजन पे कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है, देर इज एनी मास मीडिया दैट इज गिविंग इंफॉर्मेशन, तो वो डायरेक्टली ऑडियंस को नहीं जा रहा, वो पहले किसके पास जा रहा है, टू द ओपिनियन लीडर, ठीक है. ओपिनियन लीडर के बाद ऑडियंस को जाएगा. नाउ वी शुड हेयर फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ये 2 स्टेप फ्लो में चल रही है. 2 स्टेप फ्लो का क्या मतलब है? फर्स्ट द मीडिया इज गिविंग इंफॉर्मेशन टू ओपिनियन लीडर
एंड देन इट इज बीइंग शेयर्ड टू अदर नेटवर्क्स, यानी बाकी ऑडियंस के पास बाद में जाएगा. Now, who are opinion leaders? Any influential figure in their community. It can be a celebrity, it can be a politician or an expert in the field. ठीक है, मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोविड. ओके, अब कोविड के बारे में मीडिया को पता चल गया कि कोविड भाई इज एन इन्फेक्शन दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन वाया न्यूज वाया मास मीडिया ट्रांसफर होने लग गई. ये गई किसी ओपिनियन लीडर के पास. अब इस फील्ड में ओपिनियन लीडर्स कौन हो गए? डॉक्टर्स हो गए या हेल्थ एक्सपर्ट हो गए. तो ओपिनियन लीडर्स ने जिस भी तरीके से इंफॉर्मेशन रिसीव की और किस तरीके से ऑडियंस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई, क्या उन्होंने डराने वाले सेंस में ऑडियंस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, और दे वर एबल टू कंसोल दी ऑडियंस की नहीं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. तो ऑडियंस के पास उस पर्सपेक्टिव से गई. कहने का मतलब क्या है कि जैसे ओपिनियन लीडर इंफॉर्मेशन को मोल्ड करेगा उसी तरीके से ऑडियंस उस इंफॉर्मेशन को ले लेगी. So how the information is going? It is not going directly via the mass media. It is going via the opinion leader. तो यहाँ पे opinion leader बहुत important role play करता है. So to be a good opinion leader in the field, अपने अपने फील्ड में, कोई साइकोलॉजी की फील्ड में है, कोई हेल्थ एक्सपर्ट है, कोई फैशन डिजाइनर है, ठीक है, कोई भी ऐसा ओपिनियन लीडर आपकी फील्ड में हो सकता है. So they should possess some critical skills. What are those critical skills? Some technical skills, human skills and conceptual skills. ठीक है, उन्हें अपने फील्ड के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि ह्यूमनिस्टिक स्किल्स क्या क्या होते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि टेक्निकल स्किल्स क्या क्या होते हैं, एंड हाउ टू मैनेज दी स्किल्स, ताकि करेक्ट तरीके से इंफॉर्मेशन फर्दर ऑडियंस तक जाए. अगर ओपिनियन लीडर खराब होगा तो ऑडियंस तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन भी खराब होगी. ठीक है, एंड ओपिनियन लीडर के अलावा कैट्स ने एक और टर्म को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज गेट कीपर. गेट कीपर कौन होता है? दैट पर्सन विल डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन विल रीच द पब्लिक. सो इट कैन बी द ओपिनियन लीडर इटसेल्फ. हो सकता है कोविड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुंचानी जरूरी ना हो ताकि लोग डर ना जाए, तो उन्होंने इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा फिल्टर आउट किया एंड कुछ जरूरी बातें ऑडियंस तक पहुंचाई, बाकी बातें पहुंचानी जरूरी नहीं समझी. ठीक है, सो ओपिनियन लीडर कैन बी द गेट कीपर who will decide what information to reach the public and what information should not reach the public. I hope this is clear to everyone. CATS model. Yes. Yes. बहुत कंफ्यूजिंग सा हो गया ये, काफी सारे क्यों? चीज मिक्स हैं. इसमें इसमें सिर्फ 3 चीजों की बात हुई है. मास मीडिया की, who is giving the information, then एक ओपिनियन लीडर की जो एक गेट कीपर का काम करेगा, वो डिसाइड करेगा क्या इंफॉर्मेशन फर्दर ऑडियंस तक जानी है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, एंड देन फाइनली इज द ऑडियंस हु इज द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन. दिस इज द 3 स्टेप जो मतलब सॉरी द 2 स्टेप मॉडल और द 2 स्टेप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बाय कैट्स. बताओ, क्लियर है? यस मैम. हिमानी? यस मैम. यस, ओके. फिर आगे आ जाते हैं फ्रैंक डांसेस हेलिकल मॉडल. ये जो मॉडल्स हैं जैसे कैट्स का, फ्रैंक डांसेस, आगे हम न्यू कॉम का मॉडल करेंगे, ये सारे सिर्फ छोटे छोटे मॉडल्स हैं. ठीक है, तभी हम इसको पहले नहीं पढ़ाते थे क्योंकि इस पे इतने क्वेश्चंस कभी नहीं आए. बट नाउ यू आर सीइंग न्यू नेम्स, तो ऐसा ना हो कि कोई मेजर क्वेश्चन आपका इन्हीं मॉडल्स के बेसिस पे आ जाए जहाँ पे एलिमिनेशन भी ना लगा पाओ. ठीक है, तो इसीलिए मैं ये छोटे छोटे मॉडल्स भी करवा रही हूँ. हमारे पास फ्रैंक डांसेस मॉडल क्या कहता है? वो कहता है कि इंफॉर्मेशन ना ही लीनियर फॉर्म में जाती है ना ही सर्कुलर फॉर्म में, यानी ना ही वो 1 वे में जा रही है ना ही वो 2 वे में जा रही है. वो कैसे जा रही है? हेलिकली, इस तरीके से. ठीक है, स्प्रिंग फॉर्म में. अब जैसे जैसे ये स्प्रिंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी कम्युनिकेशन कॉम्प्लिकेट होती जाएगी. ओके, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझो. योर इंफॉर्मेशन इज नाइदर गोइंग इन द लीनियर फॉर्म नॉर इन द सर्कुलर फॉर्म. वो हेलिकल मॉडल है तो हेलिक्स के फॉर्म में ही जाएगा,
यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन जाती जा रही है वो इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, एक बात मैंने आपको बताई, आपने और 4 को बताई, फर्दर 4 को बताई, तो आखिरी बंदे तक पहुंचने वाली बात कितनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पहुंचती है, कितनी बढ़ा चढ़ा के पहुंचती है। ऐसा ही होता है ना? यस और नो? Yes. Yes, so it's not going in one way or two way direction, it is going helically, जिसमें वो हेलिक्स बढ़ता ही जा रहा है, और जितना ज्यादा ये हेलिक्स लंबा हो जाएगा उतना ज्यादा आपका कम्युनिकेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ उसने करेक्टरिस्टिक्स क्या बताए? इट कैन बी इन अ साइक्लिकल फॉर्म। ओके, ऑल्दो वो फीडबैक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बट वो कह रहा है कि वो स्लाइटली साइक्लिकल फॉर्म में जा सकती है इंफॉर्मेशन। देन इट इज कॉन्टिन्यूअस, एक बार कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया तो ये रुकने वाला नहीं है। इट इज नॉन रेपिटेटिव, इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं होगी। एक्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेट मतलब उसी के अंदर विद इन दैट लिमिटेड स्पेस ही वो इंफॉर्मेशन घूमती रहेगी। कंटेक्चुअल, कंटेक्चुअल मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, लेकिन टाइम एंड एक्सपीरियंस के साथ वो बातें मॉडिफाई होती जाएगी। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लर्न दी कैरेक्टरिस्टिक्स कि इट इज साइक्लिकल, कॉन्टिन्यूअस, नॉन रेपिटेटिव, कंटेक्चुअल है, एक्यूमुलेटिव है, एंड टाइम एंड एक्सपीरियंस के साथ इसमें इन्फ्लुएंस होने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो फ्रैंकलिन डांसेस का ये हेलिकल मॉडल है। मैम एक बार एक्यूमुलेटिव का मतलब फिर से बता दो। एक्यूमुलेटिव मतलब एक विद इन लिमिटेड स्पेस में, जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है, इंफॉर्मेशन जहां जहां तक जैसे जैसे जा रही है वो उन्हीं लोगों के बीच में रहेगी। ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाएगी, एक साथ हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, यस, ओके। देन वी हैव अनदर इंटरैक्टिव मॉडल विच इज न्यू कॉम्स मॉडल। ये भी बहुत सिंपल है, डायग्राम से समझ लो। इसमें भी इसने 3 चीजों के बारे में बात की। उसने कहा कि एक सेंडर है, ठीक है, दिस ए पर्सन इज अ सेंडर, एक रिसीवर है, दिस बी पर्सन इज अ रिसीवर ऑफ द मैसेज, और ये दोनों कर क्या रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो वो कहता है कि दिस टॉपिक क्या है, दिस टॉपिक इज एक्चुअली द मैसेज ओनली, नथिंग एल्स। वो कह रहा है कि जो सेंडर एंड रिसीवर बात कर रहे हैं दैट इज टिपिकली एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड दैट टॉपिक is the topic of the society, or you can say it is a matter of concern or a topic of study, nothing else। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हो, हम दोनों क्या किस बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट दैट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। Okay, so I am the sender, you are the receiver, and we have one topic of study to talk about. Okay, so this is the Newcomb's model of communication. Simple है, बताओ Yes. यहाँ तक क्लियर है? Yes, okay. Yes. अब वो Means क्या मतलब कह रहा हमारे है? पास कॉमन टॉपिक है, हाँ जी, मतलब कि हमारे पास एक कॉमन टॉपिक है सेंडर और रिसीवर करेक्ट, दोनों के पास। करेक्ट, बिकॉज वी हैव अ कॉमन टॉपिक टू टॉक अबाउट, तभी हम बात कर पा रहे हैं ना। तो उसने यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ना बोल के इसने एक ट्रायंगुलर डायग्राम से बता दिया कि देयर इज अ सेंडर, देयर इज अ रिसीवर, एंड वी बोथ आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। ठीक है, मैम तो जो टॉपिक होएगा मतलब हम्म, कम्युनिकेशन का, तो हमेशा हम्म, मैटर ऑफ कंसर्न या स्टडी से रिलेटेड ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता, मतलब कॉमन ही जैसे होना है कि, ना बस। जैसे कि बताओ। मैम जैसे कि कुछ भी हो सकता है कि कॉमन टॉपिक ही हो, मतलब जैसे हम लोग दोस्त भी आपस में बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे, हम्म, हम्म, किसी भी चीज से रिलेटेड, वेदर इट इज बॉलीवुड और कुछ भी, तो हम्म, वो कोई स्टडी नहीं है, वो कोई कंसर्न नहीं है, बट हम बात तो वही हो रही है कि रिसीवर है, सेंडर, और एक सेम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चल रही है तो टॉपिक ही ना। टॉपिक ऑफ स्टडी का क्या मतलब होता है? इट्स नॉट दैट पढ़ाई वाला स्टडी। टॉपिक ऑफ स्टडी मीन यू हैव समथिंग इन कॉमन टू टॉक अबाउट। है। ठीक है, और इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू द सोसाइटी। आप किसी के बारे में गॉसिप भी कर रहे हो, मान लो आप किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हो,
तो वो भी आपका मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है फॉर दैट टाइम भी। ठीक है, यस मैम। ओके। तो ये हो गया आपका न्यू कॉम्स मॉडल। अब इसमें द स्टडीज दिस मॉडल इज स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, या तो वो आपको एटीट्यूड चेंज करने में हेल्प करेगी, या परसुएड करेगी, या किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगी, या फिर कोई रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, देन इट हैज गिवन वन वर्ड ऑल्सो, रिकर्सिव। रिकर्सिव का क्या मतलब होता है? जो चीज बार बार होती है। Okay, so whenever you're talking about any topic time and again, that means you are talking about a recursive topic. ठीक है, ये वर्ड एक वोकेबलरी का वर्ड है जिसका मीनिंग मैंने बता दिया है, क्योंकि उसने न्यूकॉम ने अपने मॉडल में रिकर्सिव वर्ड को यूज किया था, तो हो सकता है पेपर में इस मॉडल के रेफरेंस में इसे यूज दिस टर्म। ओके, सो दिस इज द रीजन आई हैव रेफर्ड हियर। ठीक है, आगे चलते हैं मैम वेस्ले के मतलब जिस मॉडल पे। टॉपिक पे बार-बार बातों से रिकर्सिव बोलेंगे। करेक्ट, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, चाहे आप उस टॉपिक के बारे में बार बार बात कर रहे हो, या फिर वेरी सिंपल वोकेबलरी का टर्म है, आप एक काम बार बार करी जा रहे हो। यू आर यू आर कमिंग इन द रूम एंड देन गोइंग, यू आर कमिंग इन द रूम अगेन गोइंग, सो दैट्स अ रिकर्सिव एक्टिविटी। आप बार बार वही चीज बार कर रहे हो। ठीक है, यस मैम। ओके। फिर आता है हमारे पास वेस्ले एंड मैकलेन का मॉडल। वेस्ले एंड मैकलेन का मॉडल सिंपली इस डायग्राम से समझो। अगेन सी, हर मॉडल में मोर और लेस सेम ही बात हो रही है, ठीक है, बट हर किसी का बताने का तरीका डिफरेंट है। अब वेस्ले ने अपने मॉडल में क्या कहा कि दैट देयर इज अ सेंडर, यहाँ पे एबीसी लिखा हुआ है, एबीसी का मीनिंग इस बॉक्स में आप देख सकते हो। ठीक है, देयर इज अ सेंडर ए, हु इज अ सेंडर, हु इज सेंडिंग द मैसेज। देन देयर इज अ रिसीवर बी, लेकिन ए को बी तक इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं मिल रही, इट इज गोइंग वाया अ गेट कीपर। अब ये गेट कीपर वाला कॉन्सेप्ट तो हमें कैट्स ने पहले ही दे दिया था, नथिंग न्यू, है ना। ए ने मैसेज दिया वाया अ गेट कीपर, यानी कुड बी एन ओपिनियन लीडर, उसके थ्रू रिसीवर तक मैसेज पहुंच रहा है। अब व्हाट इज दिस एफ डिनोटिंग? फीडबैक। अब रिसीवर तक पहुंच गया तो फीडबैक भी आएगा, क्योंकि हम इंटरैक्टिव मॉडल पढ़ रहे हैं तो फीडबैक आना जरूरी है। अब दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। बैक एंड पे क्या चल रहा है? रिसीवर सॉरी सेंडर ने जो भी इंफॉर्मेशन दी, दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर। कोई ना कोई इन्वायरमेंट का फैक्टर इन्वॉल्व था। ठीक है, हो सकता है सेंडर ने गुस्से में कोई बात बोली, हो सकता है पहले कहीं से वो डांट खा के आया हो, इसीलिए उसने उस पर्सपेक्टिव से ही फर्दर रिसीवर को इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, तो सेंडर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फैक्टर इन्वॉल्व है उसमें। देन X1 इज इंडिकेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी सेंडर ने किस तरीके से इंफॉर्मेशन ली। इट कैन ऑल्सो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, विच मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? उसका कल्चर या उसका बिलीफ या उसका बैकग्राउंड भी इन्वॉल्व होता है जब भी वो इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, एंड X3 का क्या मतलब है यहाँ पे? द बैकग्राउंड, द कल्चर एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द रिसीवर। ठीक है, अब बहुत सिंपल भाषा में दोबारा समझते हैं। आई एम द सेंडर, यू आर द रिसीवर। ओके, आई एम डूइंग पब्लिक स्पीकिंग। अभी क्लासरूम मत इमेजिन करना, क्योंकि हमने गेट कीपर के बारे में बात करनी है, तो गेट कीपर यानी बीच में ओपिनियन लीडर आना चाहिए। तो आप सोचो मैं कोई पब्लिक फिगर हूँ, ठीक है, एंड आई एम गिविंग सम इंफॉर्मेशन टू यू एज एन ऑडियंस, बीच में कोई ओपिनियन लीडर आएगा। ओके, अब मेरे साथ कोई ऐसा ट्रोमैटिक इवेंट हुआ, ठीक है, माई एनवायरमेंटल फैक्टर इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द इंफॉर्मेशन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। तो मेरे साथ कोई ट्रोमैटिक इवेंट हुआ, आई एम द सेंडर, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं एज सेंडर आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, बीच में ओपिनियन लीडर आएगा। ओके, अब मेरा सेंसरी एक्सपीरियंस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द इंफॉर्मेशन दैट आई विल गिव यू, बट योर culture, belief, or background will influence the amount of information and the type of information that you are receiving. ये बताया वेस्ले एंड मैकलेन ने अपने मॉडल में कि चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो, कुछ ना कुछ बीच में इंटरफियर करेगा। हो सकता है एनवायरमेंट फैक्टर करे, हो सकता है उसका बिलीफ, कल्चर या बैकग्राउंड करे, बीट द सेंडर और बीट द
रिसीवर। बताओ, क्लियर है? I have a doubt. Like हाँ इस जी। केस में A डायरेक्टली B से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, देयर इज अ पर्सन इन्वॉल्व्ड, गेटकीपर, यस, राइट? यस। तो B जो है वो A को डायरेक्टली फीडबैक कैसे देगा इन अ लाइव सिचुएशन? कैन यू गिव एन एग्जांपल? ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक, आई एम अ न्यूज रिपोर्टर, या नहीं, आई एम अ विक्टिम ऑफ अ केस, ठीक है? मैंने न्यूज़पेपर पे कुछ छपवा दिया या मेरे रिलेटेड कोई न्यूज उसमें आ गई, ओके? नाउ that is going via a news reporter, that information is not going directly to you, एक न्यूज रिपोर्टर के थ्रू गई इंफॉर्मेशन, ठीक है? now that person feels कि I am also that victim, or okay, let's take another situation. I am the victim, okay? मेरे से रिलेटेड कोई न्यूज वाया अ न्यूज़पेपर ऑडियंस तक गई, एंड मे बी दैट रिसीवर वॉज एन एडवोकेट, और उसे लगता है कि वो विक्टिम को हेल्प कर सकता है, तो वो डायरेक्टली फीडबैक दे सकता है विक्टिम को। तो उसको बीच में न्यूज रिपोर्टर को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली विक्टिम को कांटेक्ट कर सकता है, ठीक। ठीक है? एंड देयर इज अनदर वे आउट, एडवोकेट डज नॉट हैव द विक्टिम्स कॉन्टैक्ट, वो क्या करेगा? वो न्यूज रिपोर्टर को इन्वॉल्व करेगा, देन न्यूज रिपोर्टर विल कॉल द विक्टिम दैट देयर इज समबडी टू हेल्प यू आउट। तो ये अगेन टू स्टेप में चल सकता है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट मॉडल पे चले। यस। यस, ओके। नेक्स्ट इज वैट्सलविक मॉडल। वैट्सलविक मॉडल क्या बोलता है? इट इज इन्वॉल्विंग 5 एक्सियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। ठीक है, ठीक है, ओके। देन वी हैव वैट्सलविक मॉडल। इट इज इन्वॉल्विंग 5 एक्सियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। 5 एक्सियम्स क्या है? 5 बातों के बारे में इसने हमें बताया। सबसे पहला, आई थिंक मेनी ऑफ यू वुड रिलेट, व्हेन वी आर साइलेंट वी आर स्टिल ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग, है ना? किसी ने आपको कुछ बात बोली, आपके मन में तो चल रहा है दैट यू हैव टू आंसर, मैं उसको ऐसा जवाब दूंगी, ऐसा जवाब दूंगी, बट यू आर नॉट रिप्लाइंग बैक, ठीक है? आपकी चुप के पीछे भी आपकी कोई वजह होती है। दिस इज व्हाट द फर्स्ट स्टेटमेंट मीन। देन एवरी कम्युनिकेशन हैज कंटेंट एंड रिलेशनशिप एलिमेंट, यानी कुछ भी कम्युनिकेशन हो रही है, मैसेज इन्वॉल्व हो रहा है, वहां पे कुछ ना कुछ कंटेंट या इंफॉर्मेशन होगी, मैसेज होगा, या फिर देयर इज सम रिलेशनशिप एलिमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन whom, द सेंडर एंड द रिसीवर, ठीक है? Then, nature of relationship is determined by the punctuation of sequences of communication between the participants. अब इसका क्या मतलब है? Okay, let's take an example. बहुत simple example लेते हैं। You are the sender of some information. आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि आपको ट्रिप पे जाने दें, ठीक है? आप क्या करोगे? आप सीन क्रिएट करोगे ना पूरा, कि पहले मैं इस बारे में बात करूं, फिर मैं इस बारे में बात करूं, फिर मैं जाके कन्विंस कर लूंगी, है ना? सो एज अ सेंडर यू विल टेल कि एक ना ट्रिप जा रही है, ट्रिप में मेरे सारे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, उसमें साथ में टीचर्स भी एसोसिएटेड होंगी, टीचर्स विल ऑल्सो कम अलोंग, ठीक है? उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड देन यू विल फाइनली आस्क अबाउट द परमिशन, ठीक है? आप डायरेक्टली सीधा जाके बोल दोगे अपने पेरेंट्स को कि भाई ट्रिप पे जाने दो, कोई नहीं जाने देगा, है ना? सो द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, ओके? किस तरीके से आप बात बोल रहे हो, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। देन वी हैव ह्यूमन कम्युनिकेशन विच इज बोथ डिजिटल एज वेल एज एनालॉग। अब यहाँ पे डिजिटल एंड एनालॉग डज नॉट मीन कि डिजिटल वाली घड़ी जैसे चल रही है या एनालॉग यानी सुई में चल रही है, नो। डिजिटल मीन्स कि आप वर्ड्स में या रिटन लैंग्वेज में या नंबर्स में या सिंबल्स में बात कर रहे हो, एंड एनालॉग मीन्स कोई पर्टिकुलर टोन में बात कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, जेस्चर्स क्या बता रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट क्या बता रहा है। तो यहाँ पे डिजिटल is same as verbal form of communication and analog is same as non-verbal form of communication.
अब यहाँ पे मैंने डिजिटल एंड एनालॉग ही क्यों लिखा है, क्योंकि वैट्सलाविक ने अपने मॉडल में इन टर्म्स का यूज किया था। ठीक है, तो अगर आपके पास पेपर में डिजिटल एनालॉग लिख के आ जाता है तो उड़ना नहीं है। ओके, इट इज टॉकिंग अबाउट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिस्पेक्टिवली। फिफ्थ एक्सियम क्या था? ऑल कम्युनिकेशन इज आइदर सिमेट्रिकल और कॉम्प्लीमेंट्री। बताओ इसका मीनिंग, हमने कल भी बात की थी इस बारे में। व्हाट इज सिमेट्रिकल एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री? सिमिलर होंगे या ऑपोजिट? हाँ जी, सिमेट्रिकल मीन्स सिमिलर, सिमिलर और सेम। या फिर एक करेक्ट, दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ऑपोजिट होंगे। करेक्ट, बिल्कुल। अब जब भी दो लोग बात कर रहे हैं, या तो उनके व्यू पॉइंट्स एकदम सेम होंगे या फिर ऑपोजिट होंगे। ठीक है, हो सकता है दे आर बोथ कोइंसाइडिंग विद द सेम थॉट, और मे बी दे हैव टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, सो इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्सो। बताओ, आर ऑल द 5 axioms of communication clear by Václavic? यस मैम इसमें याद रखने वाली क्या चीजें हैं? इसमें याद रखने वाली बस एज इट इज इसको याद, यही समझ लो कि उसने क्या क्या बताया हमें। ठीक है, वैट्सलाविक के मॉडल में कोई न्यू टर्मिनोलॉजी नहीं है, एज सच कोई नई बात नहीं है। बस उसने बोल दिया कि 5 एक्सियम्स है मेरे पास कम्युनिकेशन की, तो उसने 5 रैंडम बातें बता दी हमें। ठीक है, तो हो सकता है दे कैन गिव यू अ कोड बेस्ड क्वेश्चन कि वैट्सलाविक ने अपने मॉडल में 1 2 3 4 5 6 इन सब में से किन चीजों के बारे में बात की थी। ठीक है, so one of them will be eliminated and the other 5 axioms will be accepted. Okay, बताओ क्लियर है? यस मैम। मैम इसमें सिर्फ वर्ड्स ही चेंज है, बाकी बातें तो सारी वही हो रही हैं। बातें वही पुरानी वाली है। ठीक है, इट इज सिंपली टॉकिंग अबाउट जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, या हमें कंटेंट पता है, रिलेशनशिप पता है, हमें पता है कि सीक्वेंस में बात करनी होती है कम्युनिकेशन में, है ना। वी नो व्हाट इज वर्बल, वी नो व्हाट इज नॉन वर्बल, तो बातें उसने सेम वही बोली है, बट उसने अपना मॉडल बना दिया वैट्सलाविक मॉडल। ठीक है, एंड ही हैड added another burden to our syllabus. Okay. चले आगे। यस मैम। Okay. Now moving towards transactional models. ठीक है, अब हमारा वहां पे इंटरएक्टिव मॉडल खत्म होता है। Now we are shifting towards the transactional model. ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या है, कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में कहीं ना कहीं बात होगी। ओके, अब सबसे पहला आता है लेगन्स मॉडल। लेगन्स मॉडल भी एक दो बार 2-3 साल पहले पेपर में पूछा गया था, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। लेगन वॉज द पर्सन हु वॉज एन एक्सटेंशन एजुकेटर। ठीक है, अब उसने अपने एक्सटेंशन एजुकेशन के दौरान व्हेन ही वाज कम्युनिकेटिंग विद द ऑडियंस, उसने कुछ 4-5 की एलिमेंट आइडेंटिफाई किए while he is communicating with the audience. So you know while extension education is happening, है ना, थोड़ा बहुत सबने बेसिक पढ़ा होगा एक्सटेंशन एजुकेशन का। तो उसमें क्या होता है, there is a sender, there is a receiver and the sender is trying to make a behavior change of the audience. ठीक है, और जब तक behavior change नहीं होगा हम नहीं बोल सकते कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हुई है। तो यही बात लेगन्स ने हमें बताई, और उसने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया that communication is a process by which two or more people exchange their ideas, facts, feelings, impressions in ways that each gains a clear understanding of the meaning, intent and use of the message. बातें एक्सचेंज की, फैक्ट्स, फिगर्स, फीलिंग्स, इंप्रेशंस, सब कुछ एक्सचेंज किया टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। ठीक है, अब उसने एक्सटेंशन एजुकेशन करने के दौरान 5 की एलिमेंट्स, सम की एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए। सबसे पहले देयर इज अ कम्युनिकेटर व्हिच मींस देयर इज अ सेंडर, देन वी हैव अ मैसेज और कंटेंट, ये हमें पता है, देन देयर इज अ चैनल, वी नो दिस, देन देयर इज अ ट्रीटमेंट ऑफ द मैसेज इन व्हिच मींस किस तरीके से मैसेज दिया जा रहा है, जैसे इसमें आपके टोन इन्वॉल्व हो सकती है, बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व हो सकती है, आई कांटेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसे ऐसी चीजें। ठीक है, सो दैट्स द ट्रीटमेंट ऑफ द मैसेज। देन वी हैव द ऑडियंस which means who is the receiver, and then we have the audience response यानी the feedback। तो इन चीजों के बारे में उसने हमें बताया। बताओ कोई नई चीज है, एनीथिंग न्यू हेयर? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, जस्ट द ट्रीटमेंट, बाकी सब चीजें वही है जो हम लोग पिछले मॉडल्स में पढ़ते आ रहे हैं।
ठीक है. Now he also says that the extension educator derives his knowledge of technology and extension process, principles and the content, और इसी को फर्दर वो मॉडिफाई करके अपने ऑडियंस को कम्युनिकेट या मोटिवेट या परसुएड करने में हेल्प करता है. इतनी सी बात उसने लेगन्स ने अपने मॉडल में बोली. उसने वही की एलिमेंट्स बताए जो पहले भी हम बात कर चुके हैं, बट साथ में क्या बोला कि along with all of these key elements, if technology is combined and the knowledge of technology is used, तो वो चीजें ऑडियंस को बेटर इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करेगी. बताओ, क्लियर है लेगन्स का मॉडल? नथिंग न्यू हेयर. Yes, ma'am. यस. बस वो different treatment ही आएगा ना, और तो हाँ, same चीज इसमें होगी. सिर्फ अलग चीज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ द मैसेज, जिसके बारे में हमने किसी मॉडल में स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा. ठीक है, हमने एसएमसीआर में देखा था कि मैसेज का एक क्वालिटी है, मैसेज का एक करेक्टरिस्टिक है विच इज ट्रीटमेंट ऑफ द मैसेज, है ना. बट अदर देन दैट किसी और मॉडल में हमने इसके बारे में बात नहीं की. डन. Yes. यस. ओके. देन वी हैव Barnland's model. Barnland's model is one of the most systematic transactional model. ठीक है, अब इस मॉडल को देख के डरना मत. ओके, इसमें कुछ भी अलग नहीं है. Once I start explaining, सेम चीजें जो हमने पहले करी वही आगे आ जाएगी. ठीक है, अब ये थोड़ा सा ऐसे just because the codes that they have used वो थोड़े से complicated दिखते हैं, but nothing complicated here. पहले हम लोग theoretically समझ लेते हैं. बार्नलैंड ने अपने मॉडल में 4 चीजों के बारे में बताया. सबसे पहले क्यूज. क्यूज क्या होते हैं? दे आर द साइंस एंड इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड टू कन्वे अ मैसेज. ओके, इट कैन बी अ पब्लिक क्यू, यानी एक्सटर्नल साइंस हो सकते हैं, यानी हमें फिजिकली या एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट्स अ पब्लिक क्यू. और वी कैन हैव अ प्राइवेट क्यू. प्राइवेट क्यू कैन बी हमारे पर्सनल सेंसेस, यानी हम वर्बली क्या कर रहे हैं या नॉन वर्बली क्या प्रेजेंट कर रहे हैं टू गिव अ मैसेज. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको रोकने के लिए अपना हाथ ऐसे सामने दिखा दिया. ठीक है, जस्ट टू टेल यू कि वेट. ओके, दैट्स अ पब्लिक क्यू. दैट्स एन एक्सटर्नल साइन दैट यू नो फ्रॉम द इन्वायरमेंट कि अगर किसी ने आपको ऐसे हाथ दिखा दिया, इट मीन्स टू स्टॉप. देन वी हैव अ प्राइवेट क्यू. अगर if I'm not in a good mood, that will show on my face. That's a facial expression. That's a private cue. वो भी आपको sense हो जाएगा, है ना. If I'm happy, if I'm excited about something, that will show on my maybe my body language or through my facial expression or maybe in my tone of talking. कि मैं किसी इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने उसी टोन में बात करी तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना. सो दैट्स अ प्राइवेट क्यू. सो पब्लिक क्यूज एंड प्राइवेट क्यूज क्या होते हैं कि आपको मैसेज को बहुत अच्छे से समझने में हेल्प करते हैं. अगर हम लोग पब्लिक या प्राइवेट क्यूज इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सो दे आर सिंपली अ स्टेटमेंट और आपको पता नहीं लगेगा कि किस टोन में बात करी. ठीक है, तो क्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल कि वो मैसेज किस तरीके से आपको दिया जा रहा है. देन वी हैव अ स्पीच एक्ट. स्पीच एक्ट क्या होता है? किस लैंग्वेज में आपको इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है. ओके, अब स्पीच एक्ट के दौरान ही हम बात करते हैं फिल्टर्स की. फिल्टर्स क्या है? वही चीजें जो आपको मैसेज परसीव करने में इन्फ्लुएंस करेंगे, जैसे बैकग्राउंड, कल्चर, योर एक्सपीरियंसेस, योर बिलीव्स. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल इंटरफियर इन द वे हाउ यू परसीव अ मैसेज. दीज आर कॉल्ड फिल्टर्स. ठीक है, अब जैसे हमने अभी क्रिटिकल अप्रोच में बात करी कि अगर मैं वो फिल्टर पावर डायनेमिक्स का लगा दूं, मैं बोलूं कि आई एम एट अ पोजिशन एंड आई हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहां पे फिल्टर लग गया मेरे पावर डायनेमिक्स का और मैं उसी तरीके से इंफॉर्मेशन को परसीव करूंगी. ठीक है. देन थर्ड थिंग ही हैड टॉक्ड अबाउट इज नॉइज. नॉइज हमें पता है, इट्स अ डिस्टॉर्शन एलिमेंट और अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट और अ बैरियर इन कम्युनिकेशन. Fourth thing, he had also talked about the shared field experience or the field of experience, जो हमने पहले भी बात की कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी सेंडर और रिसीवर के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में, उतनी ही ज्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी. ठीक है,
तो इन्हीं चार चीजों के बारे में बार्नलैंड ने अपने ट्रांजैक्शनल मॉडल में हमें बताया। अब यही डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। देयर इज अ पर्सन P1, ठीक है, P स्टैंड फॉर अ पर्सन। उसने मैसेज दिया, ठीक है, ही बिकम्स द एनकोडर। किसी दूसरे पर्सन के पास पहुंचा, उसने मैसेज को डी कोड किया। ओके, तो एनकोडिंग हो रही है, ई मतलब एनकोडिंग, डी मतलब डी कोडिंग। अब यहाँ पे भी डी और ई लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमें फीडबैक भी मिल रहा है। यू कैन सी द एरोज। अगर इंफॉर्मेशन जा रही है तो इंफॉर्मेशन का फीडबैक भी आ रहा है, इसीलिए एक जगह पे ई एंड डी दोनों लिखे हुए हैं। सो एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द सेंडर कैन ऑल्सो बिकम अ डीकोडर, क्योंकि हम लोग वहां पे रोल्स का इंटरचेंज भी इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, अब वी हैव दिस कोड। दिस कोड इज इंडिकेटिंग वर्बल बिहेवियरल क्यूज। वर्बल बिहेवियरल क्यूज मतलब आपने ओरली क्या बोला या रिटन फॉर्म में क्या इंफॉर्मेशन दी। दिस कोड इज इंडिकेटिंग नॉन वर्बल क्यूज। अब वर्बली आपने बोल तो दिया, आपने ओरल फॉर्म में कुछ बोला, लेकिन आपने क्या बॉडी लैंग्वेज से बोला, आपने क्या आई कांटेक्ट मेंटेन किया या नहीं किया। सो नॉन वर्बल क्यूज भी आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। दैट एम इज इंडिकेटिंग अ मैसेज, क्योंकि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एनकोडर भी इन्वॉल्व है, तो मैसेज तो जाएगा ही ना रिसीवर तक। सो एम इज अ मैसेज, ठीक है। देन वी हैव सर्टेन पब्लिक क्यूज एंड प्राइवेट क्यूज। तो यहाँ पे जहाँ पी आर लिखा है, पी आर स्टैंड फॉर प्राइवेट क्यूज, जहाँ पे पी यू लिखा है दैट स्टैंड फॉर पब्लिक क्यूज। तो पब्लिक क्यूज मतलब दे आर द एक्सटर्नल साइंस एंड पी आर मीन्स द इंटरनल साइंस दैट मे बी कन्वेड verbally or non-verbally. I hope this is clear. मैम, ये जो पब्लिक क्यूज है और एक प्राइवेट क्यूज है, ये कौन देगा मैसेज? सेंडर देगा या रिसीवर? Sender. Sender will give the public and private cues to the receiver. ठीक है, हम लोग cues किसको बोल रहे हैं? They are the signs or indicators that are used to convey a message. तो convey कौन कर रहा है? Sender कर रहा है ना, ठीक है। So public and private cues कौन देगा हमें? Sender देगा। ओके, इसका क्या फायदा होता है मैम क्यूज देके? इसका क्या फायदा है? ओके, इफ आई एम टेलिंग यू, हाँ जी, दोबारा बोलो एक बार। इसमें जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, इसमें क्या फायदा हो रहा है इसमें? ओके, माइक म्यूट करो एक सेकंड। मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं बस, ठीक है। ओके, यू आर लुकिंग गुड, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट को हर बंदा डिफरेंटली परसीव करेगा, हर बंदा डिफरेंटली उसको बोलेगा। अगर इफ आई एम सेइंग आई एम द सेंडर, इफ आई एम स्पीकिंग इन अ टोन कि आपको अप्रिशिएटिव लगे, आई से सुमिता यू आर लुकिंग गुड, ओके। सो मेरा टोन डिफरेंटली था। अगर मैं मे बी जेलसी फीलिंग से बोलती हूँ, यू आर लुकिंग गुड, तो क्या मेरी टोन चेंज हुई? यस, सो दैट्स अ प्राइवेट क्यू दैट आई एम गिविंग यू। मेरे नॉन वर्बल यानी मेरे टोन से ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने जेलसी में बोला, कि मैंने एप्रिशिएबल फॉर्म में बोला, ठीक है। अब बिकॉज माई वीडियो वॉज नॉट ऑन, अब ऐसे ही बोलते टाइम माई फेशियल एक्सप्रेशन और एंड माई आई कॉन्टैक्ट मस्ट हैव ऑल्सो चेंज्ड, वो भी एक नॉन वर्बल क्यू हो गया, ठीक है। हो सकता है मैं हाथ से कुछ जेस्चर भी करती, तो हैंड के जेस्चर से आपको पता चल जाता कि मैं किस टोन में बोल रही हूँ, किस तरीके से बोलना चाह रही हूँ आपको। सो दैट्स अ पब्लिक एंड प्राइवेट क्यू। समझ आया? मतलब ये मैसेज को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं और हम करेक्ट, लोग जो है रिसीवर अच्छे से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। करेक्ट। So for the correct interpretation of that message, public and private cues are important. मैम, इसमें जो प्राइवेट क्यूज है नॉन वर्बल तो विल हेल्प अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड हम किस इंटेंशन से बोल रहे हैं, बट हाउ विल वी एक्सप्रेस अ वर्बल प्राइवेट क्यू? मतलब मुझे पहले लग रहा था वो तो मन में बात करने जैसा हुआ,
बट वो फिर सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि ओके, मना अभी ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ठीक है। मे बी इफ आई एम नॉट स्पीकिंग वेरी क्लियरली, बट आई एम राइटिंग समथिंग इन अ वेरी फॉर्मल मैनर, ठीक है। कुछ भी लिखने के लिए, अब वर्बल में क्या आ जाता है आपका, रिटन भी आ जाता है, ओरल भी आ जाता है, ठीक है। हो सकता है मैं बोलने में इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूं, पर मैं आपको लिख के बेटर समझा सकती हूँ, ठीक है। सो दैट्स अ वर्बल क्यू। ओके, ओके, लेट्स से देर आर टू पीपल इन अ रिलेशनशिप, है ना, वन इज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, तो वो क्या करेगा, वो आपको लिख के आपको मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेगा, दैट हाउ कंसर्न दैट पर्सन इज अबाउट यू। तो हो सकता है कुछ लोग बोलने में इतने अच्छे ना हो, इतने एक्सप्रेसिव ना हो, बट दे कैन राइट अ मैसेज फॉर यू ब्यूटिफुली एंड देन कन्वे अ मैसेज टू यू। ओके राइट क्लियर, राइट? ओके, नाउ दिस वाज द बार्लन्स ट्रांजैक्शनल मॉडल। आगे चलते हैं, रॉजर्स एंड किनकेड मॉडल। अगेन अ सिंपल मॉडल, वही बातें जो हम लोग पहले कर चुके हैं कि देर इज सम इंफॉर्मेशन एंड सोशल नेटवर्क, ठीक है। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, मैसेज है, सोशल नेटवर्क्स है हमारे पास, मतलब दे आर द रिसीवर ऑफ दैट मैसेज, एंड दैट कम्युनिकेशन प्रोसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन दिस फॉर्म। ओके, यहाँ पे ये मैसेज घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, where individuals are interacting with each other, sharing the information, creating information and achieving mutual understanding. तो यहाँ पे समझने जैसा इस मॉडल में कुछ नया नहीं है, just that it has given more emphasis to mutual understanding. So रॉजर्स एंड किनकेड के मॉडल ने हमें किसमें हेल्प किया कि that there should be some mutual understanding between the सेंडर एंड रिसीवर, और अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पहले से नहीं भी है, तो इफ दे स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। दिस इज व्हाट रॉजर्स एंड किनकेड मॉडल वाज अबाउट। बताओ, क्लियर है? यस यस, ओके। अनदर छोटा सा मॉडल, Becker's mosaic model. Becker's mosaic model was introduced from the book The Prospect of Rhetoric. ठीक है, अब इसमें कुछ चीजों के बारे में बात हुई है, बस उसको समझ लेना। पहले तो उसने रैंडम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया। रैंडम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? द रैंडमनेस इन द कम्युनिकेशन। नाउ हु विल टेल मी, रैंडमनेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रैंडमनेस या डिस्टॉर्शन या एंट्रोपी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हम नहीं होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसने हमें रैंडम कॉम्प्लेक्सिटी बताया कि whenever you have information or some message with you, there may be some randomness, ठीक है। बहुत ही परफेक्ट मैसेज कोई नहीं होता। मैं भी जब समझाती हूँ बीच में अटक जाती हूँ, ठीक है, और आई विल हैव टू पॉज फॉर अ सेकेंड एंड थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल एंड देन एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। तो वहां पे रैंडमनेस आ जाती है। ओके, सो देर इज नथिंग विच इज परफेक्ट। देन ही हैड टॉक्ड अबाउट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। उसने कहा कि हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, दैट्स अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस, जिसमें जहां जहां आपको खाली जगह मिल रही है, देखने को मिल रही है इस पूरे क्यूब में खाली जगह, दैट मीन्स दे आर अनअवेलेबल मैसेजेस और अनअवेलेबल सोर्सेस। देन जहां पे वर्टिकली लाइंस मीट कर रही हैं, जैसे ये है सारी लाइंस, all of these vertical layers are representing similar messages. Okay, then we have some darkened boxes. वो dark boxes क्या है? They are the cells containing the messages. And then we have receivers who come time and again and receive that message. Okay, तो उसने कहा कि हमारा पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस इस पूरे मल्टी लेयर स्ट्रक्चर जैसा है, जिसमें कहीं कहीं जगह पे मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, कहीं पे खाली जगह है, मतलब हमारे पास वो मैसेज नहीं अवेलेबल है। कुछ जगह पे जहां आपको डार्केंड बॉक्सेस दिख रहे हैं, मतलब वहां पे परफेक्ट मैसेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड देन द सोर्स कम्स, पिक्स द मैसेज एंड गिव्स इट टू द रिसीवर। तो रिसीवर टाइम एंड अगेन लूप करेगा और आके मैसेज लेता जाएगा फ्रॉम द सोर्स। दिस वाज बेकर्स मोजाइक मॉडल। बातें उसने वही बोली, बस उसको बोलने का तरीका अलग था। बताओ, क्लियर है?
बताओ, क्लियर है? मल्टी लेयर स्ट्रक्चर एक बार प्लीज एक्सप्लेन करना। मल्टी लेयर का क्या मतलब है? दैट इट इज टॉकिंग अबाउट मल्टीपल लेयर्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस बॉक्स। ओके, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये बहुत सारी लेयर्स हैं। जो जो वर्टिकल लाइंस ऐसे आ रही हैं, all of these vertical lines are representing similar messages. ओके, देन हमारे पास ये डार्केंड बॉक्सेस क्या बता रहे हैं कि कुछ अवेलेबल मैसेजेस हैं मेरे पास। खाली बॉक्सेस बता रहे हैं कि मेरे पास वो मैसेजेस अवेलेबल नहीं है, यानी वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल somebody comes and talk to me about architecture, तो वो बॉक्स मेरे दिमाग में खाली है। ठीक है, मेरे पास वो मैसेज अवेलेबल ही नहीं है रिसीवर को देने के लिए। लेकिन if somebody comes and asks me something about home science, that is a darkened box in my mind. Okay, because I have that message available with me. Okay, then the receiver will come talk to me because I'm the sender, I am the source of the information. Receiver will come pick that darkened box from me, वो information जो मेरे पास है उसको पिक करेगा और लेके जाएगा। That's a multi-layer structure. समझ इसमें में आया मुझे अभी? एरोज लगे हैं, ये मुझे गलत समझ आ रहे हैं कि इसमें कुछ है लाइक रिसीवर के बाद एरो सोर्स की तरफ जा रहा है। सो ओके, व्हाट ये इज सोर्स, सी सोर्स इस लाइन के अंदर नहीं बना है, सोर्स इज दिस बॉक्स। ओके ठीक है, एंड वो क्या कह रहा है, रिसीवर इज लूपिंग थ्रू द सेल्स ओवर टाइम, यानी वो सोर्स के पास आ रहा है, इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, फिर आएगा सोर्स के पास, इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, ये बता रहा है। गॉट इट। और ओके, इसमें भी रियोट्रिक का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जैसे कि एरिस्टोटल वाले में था। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों आया रिटोरिक का? क्योंकि इसमें उसने ये नहीं बताया कि देयर इज सम फीडबैक कमिंग और नॉट। ठीक है, इसने फीडबैक के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। इसने कहा सेंडर इज गिविंग द इंफॉर्मेशन टू रिसीवर, सो व्हेनेवर देयर इज वन वे कम्युनिकेशन वी से दैट एंड स्पेशली व्हेन इट इज ट्राइंग टू परसुएड द रिसीवर, उसने वहां से रिटोरिक वर्ड पिक करना है। ओके, तो जो ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है वो भी वन वे कम्युनिकेशन का होता है। नहीं, ट्रांजैक्शनल कैन बी सर्कुलर ऑल्सो, यानी टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकती है, बट समवेयर समहाउ टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व। ओके ठीक है। ओके, तो यानी हो सकता है whatever information I have some form of information that can be conveyed to the receiver via technology. So this is the reason it is called the Becker's mosaic model, जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। ओके ठीक है। ओके, तो जिन भी थ्योरिस्ट ने टेक्नोलॉजी को समझा उन सबके मॉडल्स हम ट्रांजैक्शनल मॉडल में इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक Yes. सबको क्लियर है? We will take only 5 more minutes की टू स्टेप फ्लो थ्योरी आई, जिसने कहा कि हमारा कम्युनिकेशन इज अ हाइब्रिड कम्युनिकेशन। लीनियर से वो स्टार्ट तो हुआ, लेकिन बीच में ओपिनियन लीडर्स भी आ जाते हैं और साथ में फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी ऐड हो जाता है, which then goes to the receiver. तो अगेन इसने बात की सेंडर की, ओपिनियन लीडर की एंड देन टू द रिसीवर, बट बोला कि ये एक लीनियर या फिर टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, इट्स अ हाइब्रिड प्रोसेस। ठीक है, तो ये कैट्स वाली थ्योरी को ही रिपीट करता है। फिर हमारे पास आया बर्केज ड्रामेटिस्टिक पेंटैड। दिस इज अगेन अ कंसेप्चुअल और एनालिटिकल मॉडल, जिसमें 5 एलिमेंट्स के बारे में उसने बताया। 5 एलिमेंट्स को एज इट इज याद रख लेना, एक्ट, सीन, एजेंट, एजेंसी एंड पर्पस। चीज वही है, एक्ट कौन एक्ट करता है, सेंडर, सीन इज द मैसेज, एजेंट इज द चैनल, एजेंसी इज द रिसीवर, पर्पस मीन्स किस वजह से आपने वो मैसेज दिया। ठीक है, तो इन 5 एलिमेंट्स के बारे में उसने बताया। देन वी हैव Craig's meta model. Craig's meta model was called the field model of communication, which he said is again an integrative approach. उसने हमें 7 traditions of communication के बारे में बताया, और ये चीजें वही हैं जो हमने पहले भी करी। Rhetorical यानी the practical act of discourse और persuasion. Semiotic यानी साइंस यूज कर रहे हैं। Phenomenological जिसमें डायलॉग यूज हो रहे हैं। Cybernetic किस फ्लो में इंफॉर्मेशन जा रही है। सोशियो साइकोलॉजिकल यानी इंटरैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स। सोशियो कल्चरल यानी कि सोशल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन आई है या जा रही है। एंड क्रिटिकल यानी वट एवर अजम्पशंस दैट वी आर फेसिंग ड्यूरिंग आवर कम्युनिकेशन।
बताओ, क्लियर है? यस मैम। सिंपल है ना ये मेटा मॉडल्स? बताओ, क्लियर है एवरीवन? Yes. Yes? Perfect. So this was all about your models of communication, right? So we stop here for today. आगे नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो उड़ जाओगे बिल्कुल. मैम